तो प्रिय छात्रों, हिंदी के आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण और उसके उसके उच्चारण स्थान। कौन सा वर्ण है और उसका उच्चारण स्थान क्या है, ये हम जानेंगे। और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है इसमें पढ़ने में, समझने में, लिखने में, या कहीं वर्ड समझ में नहीं आता है, तो मेरा एड्रेस आपको ये सामने है। इस पर आप मुझसे फ़ोन करें, पूछें, समझें। और इस लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। घर से आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें घरों पे और पढ़ते रहें। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछते चलें। नंबर मेरा आपके पास है, इसमें दे रखा हूँ मैं। वहाँ घर बैठे ही आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, पूछें और समझें। आज की क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण तथा वर्णों के उच्चारण स्थान। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इस तरीके से वर्ण के बारे में हम जानेंगे कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा हम न करें उसे हम वर्ण कहते हैं। अब एक शब्द आता है मूल ध्वनि। तो ध्वनि किसे कहते हैं, इसके बारे में हम तुरंत पहले सोचेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्वनि के बारे में कि हृदय से निकली हुई प्राणवायु मुख के किसी भाग से टकराकर जिस रूप में बाहर निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। हमारा जो कंठ है, हमारे गले में जो कंठ होता है, वहीं से सबसे पहले कोई भी ध्वनि निकलती है। अब मुख के किसी भाग से टकराकर अलग अलग रूप में बाहर निकलती है। तो बाहर निकलने के बाद से जो हमारी मूल ध्वनि जो होती है, वही ध्वनि, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकें। तो वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में से पहले हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को पढ़ेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसकी संख्या मात्र 11 होती है। 2 इसमें से बच जाते हैं, अंग तथा अ। तो इसको हम स्वर वर्ण में कभी नहीं रखेंगे। इसको हम नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि अंग तथा अह को विशेष तौर पे ध्यान देंगे। बार बार परीक्षा में पूछता है, भाई बिहार पुलिस की परीक्षा में पूछा था पिछली बार में कि अंग तथा अह को क्या कहते हैं। तो इसमें इसको हम अयोग वाह कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, अयोग वाह इसे कहेंगे हम। तो इस तरीके से अंग तथा अह को अयोग वाह कहते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग से सूचित किया जाता है। तो जहाँ भी अंग दिया रहेगा उसे हम अनुस्वार कहेंगे, अह को विसर्ग कहेंगे, और इस दोनों के मेल को अयोगवाह कहते हैं। अर्थात अंग तथा अह क्या है, तो अयोगवाह का है, क्या अयोगवाह है। इस तरीके से हम पढ़े कि स्वर वर्ण, इसमें से स्वर वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अ से लेकर औ तक 11 संख्या इसकी होती है। अंग तथा अ इस दोनों को अयोगवाह कहते हैं। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 और अयोगवाह की संख्या 2। इस तरीके से अगर पूछे कि कुल स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तब हम 11 + 2 = 13 बताएंगे। लेकिन अगर सिर्फ पूछता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो 11 बताएंगे, और अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो 2 बताएंगे। कुल स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो 11 + 2 = 13 अर्थात 13 बताएंगे। अब स्वर वर्ण दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, दो नहीं बल्कि हम इसका 3 प्रकार करेंगे। पहले प्रकार को हम मूल स्वर वर्ण या ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है, अ, छोटी ई, छोटा उ और री। इसे ध्यान देंगे हम, अ, छोटी ई, छोटा उ तथा री को हम मूल स्वर वर्ण या ह्रस्व स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है इसका दीर्घ स्वर वर्ण। इसकी संख्या 7 होती है, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस सातों को हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। अब एक परिभाषा के लिए लोग पूछते हैं कि मूल स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है, तो वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में कम मात्रा का समय लगता है उसे मूल स्वर वर्ण कहते हैं, और वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ज़्यादा मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। और एक इसका वर्ण होता है प्लुत स्वर वर्ण। यहाँ देखो छोटा सा में हम लिखे हुए हैं प्लुत स्वर वर्ण। तो ये प्लुत स्वर वर्ण जो दिखाई दे रहा है, तो हम जानेंगे कि स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। तो प्लुत स्वर वर्ण के बारे में भी हम सबसे पहले जान लें। उसकी परिभाषा मैं यहाँ छोटा से करके लिखा रखा हूँ।
और इसे जानना ज़रूरी है कि प्लुत स्वर वर्ण किसे कहते हैं। कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे इसका प्रयोग हम प्रायः गाने के रूप में करते हैं। जैसे मानो कोई गाना गाते हैं कि आ, तो आ के बाद हम ड के बड़ा वाला ड जो लिखते हैं हम लोग आ उ ये सब जो वर्ण होते हैं जो गायन के समय इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें एक ही वर्ण पे काफ़ी देर तक जोर दिया जाता है, मतलब कि दीर्घ स्वर वर्ण से भी ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो उसे हम प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। इस तरीके से स्वर वर्ण 3 प्रकार का व्यंजन, ये मूल स्वर वर्ण या ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे, हमारे इसी के साथ स्वर वर्ण खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें से व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण को जानेंगे हम कि व्यंजन वर्ण क्या है। तो व्यंजन वर्ण जानने के लिए हम समझेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो जो वर्ण हो जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से करेंगे उसे हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। और इस तरीके से क ख ग से लेकर ज्ञ तक जो होते हैं वो व्यंजन वर्ण में आते हैं। व्यंजन वर्ण की अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की बात, तो व्यंजन वर्ण कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में से सबसे पहला जो होता है वह होता है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण को हम समझेंगे ठीक तरीके से, इसकी संख्या 25 होती है। क ख ग घ से लेकर म तक को हम स्पर्श वर्ण के नाम से जानते हैं। इसमें क ख ग घ अंग को एक वर्ग क वर्ग में रखते हैं। इस तरीके से स्पर्श वर्ण में हम क से लेकर म तक को 5 वर्ग बनाए हुए हैं। 5 वर्ग का मतलब हुआ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में आता है क ख ग घ अंग। च वर्ग में आता है च छ ज झ इय। ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में आता है त थ द ध न। प वर्ग में आता है प फ ब भ म। इस तरीके से स्पर्श वर्ण 25वें। अगर मैं पूछता हूँ क वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है तो बोलेंगे क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है तो ग। क वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है अंग। च वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है तो छ। ट वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है ट। ऐसे करके पूछा जाएगा। जब हम संधि पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे व्यंजन संधि में कि जब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के पहले वर्ण को जब हम किसी भी स्वर के साथ जोड़ते हैं तो वह तीसरे या 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो वर्ग क्या है, वर्ण क्या है, ये हमें समझना होगा बच्चों। क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंग। तो इस तरीके से वर्ण क ख ग घ अंग हुआ। अब वर्ग हो गया इसमें क वर्ग, अर्थात क वर्ग में 5 वर्ण, च वर्ग में 5 वर्ग। इस तरीके से पाँचों वर्ग के 5-5 वर्ण मिलाकर इसमें 5-5 25 वर्ण होते हैं, जिसे हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब आता है अंतःस्थ वर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे समझेंगे। अंतःस्थ वर्ण य र ल व को हम अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है और इसे अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इंग्लिश में जहाँ हम वाई और डब्ल्यू जो होता है उसको सेमी वोवेल्स के नाम से जानते हैं हम लोग, यहाँ पर य र ल व को अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। तो अंतःस्थ वर्ण पूछता है परीक्षा में बार बार, य को कौन सा वर्ण कहते हैं, कौन सा व्यंजन वर्ण कहेंगे, तो हम लिखेंगे अंतःस्थ वर्ण। तो य र ल व जो है अंतःस्थ वर्ण में आता है। यह भी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण पे ध्यान देंगे हम लोग। ऊष्म वर्ण तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, इस चारों को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण सामान्य नहीं है बच्चों, जिसे ऊष्म वर्ण हम कहते हैं इसके उच्चारण में कई प्रकार की दिक्कतें होती है। दूसरी बात कि इसके उच्चारण में नाम जो रखा गया है, तालाबे स मूर्धनी स नहीं बोलेंगे हम लोग, पहले वाले को बोलेंगे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। उच्चारण एक बार फिर से देखो, पहले वाले को कहते हैं तालव्य श, माने जो हमारा दांत के ऊपर जो तालु है, जीभ को थोड़ा वहाँ सटाएंगे और तब बोलेंगे हम लोग श श श। और उसी जीभ को ऊपर अगर मूर्धा में सटा देंगे, अर्थात गोल करके ऊपर सटाओ, ऊपर सटा कर तब बोलते हैं, तो अब बनता है श श श। ये ऊष्म वर्ण में जो है श, तो इसे मूर्धन्य श बोलते हैं। और दंत स, दांत के नीचे हल्का सा जीभ को सटाएंगे और तब बोलेंगे स स स।
तो इस तरीके से तीनों में अंतर समझ में आना चाहिए। प्रायः बच्चे पढ़ते हैं तो उच्चारण में गलती करते हैं और तालव्य श की जगह पर दंत स का इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है। जैसे मान लो जिस देश में गंगा बहती है, अगर ऐसा बोलना हो तो जिस देश में, ऐसा नहीं कि जिस देश में, अगर ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा। जिस 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 करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन जिस कहेंगे तो सही होगा। उसी बाद देश 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 बोलेंगे, देश अगर बोल दिए देश 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 तब भी गलत हो गया, देश बोलेंगे तब भी गलत हो गया। देश, जीभ हल्का सा दांत के ऊपर तालू में सटा रहेगा तो तालव्य श होगा, ऊपर मूर्धा में सटेगा गोल होकर तो मूर्धन्य श, दांत के नीचे थोड़ा सा सटाएंगे तब बोलेंगे तो दंत स। इसके उच्चारण में काफ़ी मिस्टेक होते हैं और इस उच्चारण को सीखना पड़ता है। अगर हिंदी में अगर पारंगतता हासिल करनी है तो निश्चित रूप से इतना सीखना होगा। आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में पढ़ेंगे, इसकी संख्या 4 होती है। इसमें आता है क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र। इसमें से चारों वर्णों को हम संयुक्त वर्ण इसलिए कहते हैं कि इसमें दो दो वर्ण मिलकर, दो इसमें से व्यंजन वर्ण मिलकर तब इसका निर्माण करते हैं। जैसे पूछता है परीक्षा में, काफ़ी इम्पोर्टेंट, छ का छ किन दो वर्णों के मेल से बना है, तो लिखेंगे क प्लस श। क जो है उसमें हलंत देंगे, सब में हलंत देंगे पहले जो भी लिखेंगे, दूसरे में हलंत नहीं देंगे, तो क प्लस श मिलकर छ। फिर उसी प्रकार त्र है तो उसमें त प्लस र, त में हलंत है प्लस र है, र में हलंत नहीं है तो ये बन गया त्र। उसी प्रकार ज्ञ है तो ज्ञ के लिए लिखेंगे ज प्लस य, ज। इसमें याद रखेंगे ज में हलंत दे देंगे, य में नहीं रहेगा, तब ज्ञ हो गया। श्र, श्रीमान वाला श्र लिखने हैं, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसका श्र जो है उसके लिए लिखें तालव्य श, उसमें हलंत देंगे प्लस र मिलेगा तब बनेगा श्र। इस तरीके से 4 मुख्य तौर पे इसमें से व्यंजन वर्ण हम लोग पढ़े, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, उष्म वर्ण, संयुक्त वर्ण। अब 2 वर्ण और होते हैं, इसे थोड़ा छोटा करके मैं लिखा हूँ, देखेंगे। इसे कहते हैं 5वें वर्ण में हम लिखेंगे उच्छिप्त व्यंजन वर्ण। मैं चूँकि इसको ठीक तरीके से लिख नहीं पाया हूँ, इसलिए जो जैसा है उसी को मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। इसको समझना है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, लिखा हुआ पे समझ नहीं ध्यान देना है, लेकिन लिखा हुआ समझ में कोई दिक्कत हो तो पूछना है। तो उच्छिप्त व्यंजन वर्ण जो मैं लिखा 5वें नंबर में, इसकी संख्या 2 होती है और यह ढ और ड़। इसको समझेंगे ठीक तरीके से, ट ठ ड ढ अड़। ढ और ढ दोनों में अंतर है। जब हम बिंदु नहीं देंगे तो वो ट ठ ड ढ का ढ होता है, और उसी ढ में अगर बिंदु दे देते हैं तो ऊपर हो जाता है ढ, ढोलक इस्तेमाल करेंगे हम इसको बनाने में। उसी प्रकार ड के नीचे जब बिंदु देते हैं तब ड़ होता है, जैसे स और ट ठ ड ढ में का ड और क लिखते हैं तो बनता है सडक, सडक हो जाता है ट ठ ड ढ में का ड लिखने पर। और ड के नीचे जब एक बिंदु दे देते हैं तो ड न होकर उसका उच्चारण ड़ होता है तो हो जाता है सड़क। तो सड़क में हम उच्छिप्त वर्ण का इस्तेमाल करते हैं, ढोलक में उच्छिप्त वर्ण का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ट ठ ड ढ अड़, ये जब हम लिखते हैं तो ड के नीचे बिंदु नहीं रहता है, ढ के नीचे बिंदु नहीं रहता है, तो इसलिए वह ट ठ ड ढ का है। लेकिन अगर जैसे ही अगर ड के नीचे बिंदु दे देंगे तो ड़ हो जाएगा, ढ के नीचे बिंदु देंगे तो ढ हो जाएगा। ढ कहने के लिए जीभ फिर ऊपर गोल हो जाता है, ढोलक, ढ। तो इस तरीके से ढ और ड़ दोनों में अंतर समझेंगे हम लोग। फिर है अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उसे ही हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे क ख ग घ में का अंग, इय, अण, न, म, ये सब अनुनासिक होते हैं। इस तरीके से व्यंजन वर्ण का प्रकार हमने पढ़ा कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं यह 6 प्रकार के होते हैं, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, उष्म वर्ण, संयुक्त वर्ण, उच्छिप्त वर्ण और अनुनासिक। तो इस तरीके से ये 6 के 6 वर्ण पढ़ चुके हैं हम लोग बच्चों। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, उसी प्रकार प्राण के आधार पर, माने उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के भेद होते हैं, और उसी प्रकार अनुनासिक को तो मैंने बता दिया कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है। तो अगले चैप्टर में हम इसे पढ़ेंगे। आज हमारा ये कंप्लीट हुआ कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के कितने प्रकार है, व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार हैं। तो ये सभी हम पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और यदि कोई दिक्कत होता है
तो निसंकोच 8 क्लासेस का नंबर मैं यहाँ दे रखा हूँ कि 9801466165 में, इसमें से एक एक करके ये जितना भी दे रखा हूँ, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी, इस सब के एक एक चैप्टर को, एक एक पॉइंट को मैं वीडियो में करके बनाने वाला हूँ। पढ़ोगे, समझोगे, और यदि कोई दिक्कत होता है तो लिखा हूँ मैं सबका समाधान जेडी सर। जिस इसमें से किसी भी विषय में कोई दिक्कत होती है तो मुझे कॉल कर सकते हो बच्चों, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। जो वीडियो मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ उसमें अपना कमेंट्स डालो। कई बच्चों के अलग अलग कमेंट्स आ रही है। संस्कृत का भी कमेंट्स मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चों का आ चुका है। अभी मैं उसका वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल कोई दिक्कत हो मुझसे पूछो, कोई परेशानी हो, ये नंबर है, इस पर देखो। और इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलोगे बच्चों, ताकि मैं अगला वीडियो बनाते रहूँ। ओके, तैयारी करो इसकी।